अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज है 22 सितंबर 2024। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सब कुछ गैर मामूली ही हो रहा है और पिछले हफ्ते आज ही के दिन यानी इतवार को आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। आइंदा आने वाला हफ्ता अहम तरीन इस आईनी तरमीम के ही ज़िम्न में हो सकता है, लेकिन हमें बात करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जारी हलचल के ऊपर। और उसके अलावा ये कि बेखबर चीफ जस्टिस अचानक से जाग गए और उसके बाद कल यानी पीर अहम तरीन दिन हो सकता है, जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रजिस्ट्रार से वजाहत मांगी है, चंद सवालात किए हैं। इन सवालात की वक़्त क्या है, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला क्या था। इस पूरी सूरत हाल में बार काउंसिल्स तो खड़ी ही खड़ी है इस वक्त एक जगह पर, लेकिन एक और भी अहम तरीन चीज़ ये है कि मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी भी आवाज़ें उठाने लगे हैं। और ये वो अहम चीज़ है जो आईनी तरमीम के रास्ते में एक ऐसी रुकावट बन सकती है जिसका इदराक शायद इस वक्त हुकूमत भी नहीं कर रही है। आईनी तरमीम का मामला सामने आया तो उसके बाद ये जो पूरा मुद्दा था या जो पूरा जो भी जोड़ तोड़ थी कि वोट पूरे नहीं हो रहे, 224 का जो गोल्डन फिगर है आईनी तरमीम के लिए रिक्वायर्ड वो पूरा नहीं हो रहा, कैसे किया जाएगा। तो उस पूरी सूरत हाल के अंदर मौलाना को मनाने की कोशिश की गई। जब मौलाना बिल्कुल ही ना करके चले गए, रवाना हो गए, तो उसके बाद अब हुकूमत ने अपने अगले कार्ड्स खेलना शुरू किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने 12 जुलाई के बाद 12 अगस्त आई, फिर 12 सितंबर आई, आज तकरीबन 2.5 माह होने को है। और इस फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का था, उस पर अमल दरामद नहीं किया। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चंद कैंडिडेट्स को पीटीआई का कर भी दिया था उन्होंने डिक्लेयर, तो उसके बाद भी मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वॉयलेशन ही कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़िम्न में पिछले हफ्ते 14 सितंबर को एक वज़ाहती ऑर्डर जारी किया था और उस वज़ाहती ऑर्डर के अंदर क्लियर कट लिखा था कि जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्होंने एक मरतबा अपनी नशिस्तों के लिए जमा करा दिए हैं अपने पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट्स और पार्टी ने भी कंफर्मेशन दे दी है, तो इलेक्शन कमीशन को सिर्फ आगे बढ़कर उनको नोटिफाई करना है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला करे उसने कबूल करने हैं या कबूल नहीं करने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस वजाहती ऑर्डर के अंदर एक अहम तरीन चीज़ ये भी थी कि उसके अंदर दर्ज था कि 12 जुलाई का फैसला पास्ट एंड प्रोस ट्रांजेक्शन है, यानी उस वक्त का मामला वो निमट गया, उसके बाद कानून साजी होती है। ये दर्ज तो नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही निकलता है कि अगर बाद में कुछ भी होता है तो उसका इतलाक उस फैसले पर नहीं होगा। अब इंटरेस्टिंग ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उज़ैर भिंडारी ने गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में एक और वजाहत की दरख्वास्त चैम्बर में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के और 8 जजेस के दायर की है। और उस दरख्वास्त के अंदर उज़ैर भिंडारी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये भी जो है वो कह दे और ये भी करार दे दे कि जो 9 अगस्त को होने वाली कानून साजी है, जो कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही पूरी की पूरी ये गेम है इससे आउट किया गया, तो उस कानून साजी का इतलाक 12 जुलाई के फैसले पर नहीं होता और पीटीआई के मेंबरान को पीटीआई का डिक्लेयर किया जाए। अब एक बहुत बड़ी वजह, एक और जो बहुत बड़ा मखमसा इस वक्त क्रिएट हुआ है वो इस वजह से भी हुआ है कि इन 8 जजेस ने अभी तक डिटेल रीजनिंग जारी नहीं की। लेकिन दूसरी जानिब अगर इन 8 जजेस ने डिटेल रीजनिंग जारी नहीं की तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी रीजनिंग जारी नहीं की, जो कि तफसीली वजूहात हैं, उनके इख्तलाफ ही है लेकिन उसकी तफसीली वजूहात आनी चाहिए। कुछ लोग, कुछ अफराद ये भी दावा करते हैं कि प्लान कुछ इस तरह था कि पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हुकूमत को रास्ता दिखा दे, उस रास्ते पर हुकूमत बिल्कुल चली, इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल चला, क्योंकि उन जजेस ने ये कह दिया कि अगर कोई नाकाबिले अमल आइन से मावरा कोई ऑर्डर किया जाए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो उस पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है इदारे। उसी बात को बुनियाद बनाते हुए उस फैसले पर अमल नहीं हुआ, लेकिन प्लान ये था कि उसके बाद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जो अक्सरियत का है वो आएगा और उस अक्सरियत के जवाब में चीफ जस्टिस काजी फरीसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट आएगा। लेकिन ये जो कुछ सब कुछ भी हो रहा है, इस सब में जो तसादुम है उसकी सी सिचुएशन हमें नजर आ रही है। और इस तसादुम की सिचुएशन में एक मसला यही होगा या इस टकराव की सिचुएशन में यही होगा कि फायदा किसी का भी नहीं निकलेगा, ना आपका ना मेरा, क्योंकि मुल्क में हमारे मसाइल कुछ और है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो एक और अहम तरीन बात है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फरीसा, यानी आप ये देखिए कि 12 जुलाई को फैसला आता है,
12 जुलाई के फैसले के बाद 13 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है कि हम फैसले पर अमल दरामद करेंगे। उसके फौरी बाद यानी 2 रोज़ बाद 15 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के जो भी मामला है उस पर करता है मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करती है नजरसानी की। ठीक 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दायर करती है। फिर इलेक्शन कमीशन वजाहत के लिए 1 हफ्ते के बाद रुजू करती है, यानी ऑर्डर आने के 1.5 हफ्ते बाद। जब इलेक्शन कमीशन वजाहत के लिए रुजू करती है तो वजाहत के दौरानिए में 30 जुलाई को कौमी असम्बली में बिल ले होता है। वो बिल पार्लियामान से कमेटियों से होता हुआ वापस आता है। 9 अगस्त को बाकायदा कानून साजी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर उसके बाद भी 9 अगस्त के बाद भी 1.5 माह का अरसा गुजर जाता है। उस कानून साजी पर अमल दरामद भी करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान डिक्लेयर नहीं करता इलेक्शन कमीशन और मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों में नहीं बांटता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खुली खिलाफ वर्जी का मुतहम्मिल होने का चांस नहीं ले रहा। ये रिस्क इलेक्शन कमीशन नहीं लेना चाहता। अब दूसरी जानिब अभी तक ये हुआ कि हुकूमत ने इस दौरान कोशिश की आईनी तरमीम लाने की। आईनी तरमीम भी नहीं आई, लेकिन हैरान कुन अमर मेरे लिए ये है कि हमारे जनाब चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा इस तमाम तर सिचुएशन से, इस तमाम तर चीज़ों से बेखबर रहे। इस उसी तरह बेखबर रहे जैसे उनके सामने अगर कोई पेश हो जाए जिसको वो रोज़ाना भी शायद मिलते हो तो वो पूछेंगे आप कौन है। तो उसी किस्म की बेखबरी वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर, इन वजाहतों पर और इन जो ये पूरी सिचुएशन अभी तक बनी है इस पर वो जो है वो इजहार कर रहे हैं और अपनी रजिस्ट्रार साहिबा से पूछ रहे हैं और उसकी बुनियाद बना रहे हैं। पिछले हफ्ते का डिप्टी रजिस्ट्रार का 14 सितंबर को ही डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक नोट लिखा था रजिस्ट्रार को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन जजेस ने फैसला देने के लिए कब नोटिस किए, कब हेयरिंग की, कब ऑर्डर जारी हो गया, हमें कुछ बताया नहीं गया। अब पूरी सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जजेस होते हैं वो तमाम जजेस बराबर हैं। चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं, जो उनके ज़्यादा इख्तियारात थे, या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे थे या इससे पहले वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हुआ करते थे, जो अब नहीं रहे। बल्कि वो उन्होंने चीफ जस्टिस कह रहे थे कि उन्होंने बादशाहत ख़त्म कर दी है, तो वो ऑर्डिनेंस के मामले पर मैं बाद में आती हूँ। अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उस डिप्टी रजिस्ट्रार का जो ख़त है या जो मरासला है उसको बुनियाद बना के रजिस्ट्रार से 9 सवालात पूछ रहे हैं और रजिस्ट्रार साहिबा मोर और लेस कल उनका जवाब दे देंगी। लेकिन देखना यह है कि रजिस्ट्रार जिसके किरदार के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा माजी में खतूत पर खतूत लिखते रहे, अगर आपको याद हो तो चीफ जस्टिस जब जज थे, जस्टिस काजी फैज़ ईसा थे, तो उन्होंने कई मरतबा अपनी अदालत में रजिस्ट्रार के मामले को उठाया और एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के वो रजिस्ट्रार जिनका नाम इशरत अली था, जिनको चीफ जस्टिस ने जो अब चीफ जस्टिस इन्होंने हटाने का भी कहा था, तो इशरत अली को एक मरतबा उन्होंने बुलाया अपनी अदालत में और इशरत अली साहब को अच्छा खासा जो है उनकी इज्जत अफजाई की, जैसे वो अक्सर आजकल वकीलों की करते हैं। लेकिन तब उनको इस मामले पर हीरो बनाकर पेश किया जाता था चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को, और आज उसी चीज़ के ऊपर तनकीद हो रही है। तो खैर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 9 सवालात का जो जवाब मांगा है, बारी बारी उनके जवाबात देखते हैं। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की थी? ये सिंपल सी बात है, अगस्त में ही ये दरख्वास्तें आई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरख्वास्त आई वजाहत की जुलाई में, और उस वजाहत की दरख्वास्त के बाद जवाबी दरख्वास्त दायर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उनकी तारीखें जजीला असलम साहिबा ईजिली दे देंगी। उसके बाद अगला सवाल है कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? यानी अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भेजी जाती तो भी वही 2 जजेस होते, यानी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, तो तब ये मामला नहीं टेकअप किया गया जब वजाहत जारी हुई, तब ये मामला नहीं टेकअप किया गया जब ये दरख्वास्तें दायर हुई। अब ये मामला टेकअप किया जा रहा है जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की साख्त ही तब्दील हो गई है। और दूसरी बात, मैं ऑर्डर पर भी आती हूँ कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या लिखा था जिसकी वजह से समाअत होना बाकायदा ज़रूरी नहीं थी। तीसरा सवाल है कि मुतफरिक दरख्वास्त कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? बात यह है कि दरख्वास्त समाअत के लिए फिक्स ही नहीं हुई, क्योंकि इन जजेस ने 13 जनवरी का चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का वो फैसला जो बल्ले के इंतखाबी निशान का था, जिसके पैराहे में चीफ जस्टिस बार बार कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की, उसी फैसले की वजह से इन जजेस ने अपने ऑर्डर के पैरा नंबर 10 में ये लिखा था कि अगर किसी को ज़रूरत हो, इलेक्शन कमीशन या पीटीआई को हमारे ऑर्डर की समझ ना आए, तो वो किसी भी वक्त हमारे चैम्बर में दायर कर सकते हैं और उनको उनकी दरख्वास्त के मुताबिक जवाब दिया जाएगा।
तो चैम्बर हियरिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट उस ऑर्डर के अंदर लिखा नहीं था, लेकिन खैर चीफ जस्टिस ये सवाल पूछना ज़रूरी समझते हैं, तो उनकी दानिश में ये ज़रूरी ही होगा। तो वो ये कहते हैं कि मुतफर्रिक दरख्वास्त कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फ़िक्स होगी। फिर वो पूछते हैं कि क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फ्री कैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। तो भाई यहाँ पर तो रजिस्ट्रार ऑफिस को मालूम ही नहीं है, तो जाहिर है कि ये पूरा का पूरा कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ 8 जजेस का फैसला बल्कि उसकी वजाहत को भी मुतनाज़ किया जाए। वजाहत लिखी किसने और उन्हीं एक जज साहब से मसाइल क्यों हैं, इस पर भी मैं आती हूँ। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया, एक और सवाल है। फिर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। फिर ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया। और फिर एक और है कि ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ और ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट पर की वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने दिया। यानी अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो कि एक सरकारी ऑफिसर हैं जिनका जुडिशल मामलात से ताल्लुक इस हद से ज़्यादा नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीज़ें देख सकती हैं, वो किसी जज से साजबाज नहीं कर सकती, ये उनका इख्तियार नहीं है। लेकिन अब वो ये करेंगी कि वो अपने स्टाफ से, ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम तर मालूमात लेंगी कि भाई आपको कॉज लिस्ट के लिए कहा गया था, बताया जाएगा कि नहीं कहा गया था या कहा गया था, अपलोड कैसे हो गया। अब आखिर उनकी आएगी जो कि IT ब्रांच में बैठे हैं और जिन्होंने ये वेबसाइट अपलोड की है। और फिर बिल आखिर हो सकता है कि कुछ जो मुलाजमीन हैं उनकी कुर्बानी देकर इस पूरे मामले को मज़ीद जो है वो मुतनाज़ बनाया जाए या उनमें से किसी को बुलवा के। खैर ये वो सिचुएशन है, ये वो मफरूज़े है, लेकिन इन तमाम तर सवालों का जवाब एक है। 12 जुलाई के फैसले में कहीं दर्ज नहीं था कि समाअत करेंगे, उसमें सिर्फ दर्ज था कि अगर किसी को ना समझ आए तो ये नहीं है कि बाकायदा हेयरिंग होगी, सबको बुला के पूछा जाएगा। आप इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में क्लियरली सवाल कर लिए, PTI ने उसके जवाब में तमाम तर बातें लिख दी और फिर उस 12 जुलाई के पैरा नंबर 10 को सामने रखते हुए हेयरिंग की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगेन ठीक है, चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा, लेकिन सवाल पूछने की उनकी हैसियत क्या है ये देखने की जरूरत है। क्या चीफ जस्टिस के किसी जो ऑर्डर आजकल उन्होंने दिया या 13 जनवरी का उन्होंने ऑर्डर दिया, उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद फैसले दिए, क्या उनके किसी फैसले पर किसी ने साजबाज की, किसी ने सवाल पूछा? ये नंबर 1 क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि किसी के दिमाग में इस किस्म की जो किसी फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है वो नहीं आती। हमने देखा था जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा थे तो उस वक़्त मुख्तलिफ उनके फैसलों के ऊपर बेंचेस भी बने, सहाफ़ियों से मुतालिक आज खुद नोटिस लिया तो चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर का कॉन्सेप्ट आ गया। उन्होंने जो हाफ़िज़ कुरान को नंबर देने का मामला था उस पर फैसला दिया तो लार्जर बेंच ने उनका फैसला उठ के मुअत्तल कर दिया। बहुत कुछ तब भी हुआ था, लेकिन वो बहुत कुछ इन जजेस ने नहीं किया था जिनसे अब बदला लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, जस्टिस मुनीब अख्तर वो वाहिद जज हैं जो उस वक़्त के उन जजेस में से मौजूद हैं जो शायद किसी फैसला साजी में उस वक़्त मौजूद थे, लेकिन तब तो सब कुछ करता धरता जस्टिस बंदयाल थे। अब जस्टिस मुनीब अख्तर से बदला क्या ले रही है? मौजूदा हुकूमत को भी वो नहीं पसंद। मुमकिना तौर पर ये जो 12 जुलाई का फैसला 12 जुलाई के फैसले की वजाहत आई थी, ये उनकी ही तहरीर करदा थी क्योंकि लैंग्वेज जो है ना वो ये काफ़ी हद तक जस्टिस मुनीब ही की लगती है। हो सकता है कुछ पैराज़ उन्होंने लिखे हो, कुछ बाकियों ने लिखे हो, लेकिन बहरहाल वो लैंग्वेज काफ़ी हद तक उन्हीं की लग रही है। और उसके बाद उनको कमेटी से ऑर्डिनेंस के ज़रिए निकाला गया। माज़ी में चीफ जस्टिस इसी कमेटी को बादशाहत कहते थे और इसी जो ऑर्डिनेंस है उसको लाना डिक्टेटर की चीज़ कहते थे और इस कमेटी का बन जाना बादशाहत का खात्मा कहते थे। लेकिन अब वो वापस उसी बादशाहत की पोजीशन में आ गए हैं और कमेटी से किक आउट किया उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को और शामिल कर लिया जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, मैं एक अरसे से उनको देख रही हूँ, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ 1.5 साल उस अरसे में बैठे देखा है जिस अरसे में उनके सामने कोई भी सियासी आईनी नोयत का मुकदमा नहीं लगता था, बल्कि लोगों की ज़मीनों के, लोगों के किसी ने किसी के दरवाजे के आगे खिड़की क्यों बना दी, इस किस्म के केसेस चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सामने उस ज़माने में लगते थे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके बेंच में थे। अमीनुद्दीन खान साहब उनके साथ तब रहे जब वो सफ़र कर रहे थे और जाहिर है कि वो उसका पे बैक कर रहे हैं अपनी वफादारी की सूरत, तो उनको कमेटी में शामिल किया गया। लेकिन अब कमेटी का कल इजलास भी एक्सपेक्टेड है, कल ही के दिन ट्रिब्यूनल्स का केस भी एक्सपेक्टेड है, जो रजिस्ट्रार है उनकी वजाहत का जवाब भी एक्सपेक्टेड है। तो आइंदा हफ्ते मजीद हैपनिंग हो सकती है। और अब 8 जजेस जिनसे मुतालिक परसों ये बात हुई कि वो आपस में मिले हैं, उनकी मीटिंग हुई है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मफरूज़े गढ़ लिए जाते हैं। मीटिंग का मतलब अगर आप ये समझें कि वो यही है कि बाकायदा मीटिंग कॉल हुई होगी, गोल मेज पर सब बैठे होंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। जहाँ पर इतनी सख्त जासूसी हो रही हो,
हर शख्स की टेपिंग हो रही हो, जजेस के ऊपर जुडिशरी ख़ास तौर पर आपका टारगेट हो, वहाँ पर मीटिंग इस तरह नहीं हुआ करती। लेकिन बहरहाल जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, जिस तरह से ऑर्डिनेंस आया है, जिस तरह से आईनी अदालत का क़याम है, इस पर जजेस की मुशावरत हो रही है, सख्त रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये भी एक तासुर है कि अगर ये 8 जजेस अभी ना बोले, तो फिर ये अपने तमाम तर इख्तियारात सरेंडर कर रहे होंगे और ये उनके घुटने टेकने के मुतरादिफ होगा, जो कि सिर्फ़ एक हवा में बात है, उनकी जानिब से रिएक्शन आना बाकी है। उसके अलावा हुकूमत, उनके जो इत्तेहादी हैं, वो कुछ अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं पंजाब में, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब में कह दिया कि चीफ़ जस्टिस की पावर्स क्यों ले रही है? वज़ीर-ए-आज़म अपने मातहत सब कुछ क्यों करना चाहते हैं? मेरिट पर जो चीफ़ जस्टिस आता है, उसको आने दिया जाए। ये पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ उठ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी ही ऑर्डिनेंसेस पर भी साइन कर रही है, आईनी तरमीम के मामले को भी देख रही है। तो ये तमाम तर सिचुएशन इस वक़्त हुकूमत के लिए आसान नहीं है। हमें पिछले हफ़्ते से या पिछले 2 हफ़्तों से जो कुछ भी चल रहा है, उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि नुकसान सबसे ज़्यादा कौन-सी जमात उठा रही है। उस जमात का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अगर किसी की सियासत खतरे में पड़ी हुई है, तो वो भी वही है, मुतनाज़े हो रहे हैं, तो वो भी वही है। हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से अगर वो सपोर्ट लूज़ कर रहे हैं, तो वो भी वही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार भी ऑर्डिनेंस के मामले पर बोल पड़ी हैं। तो अब मुझे लगता है कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनके इत्तेहादी भी उनके साथ डबल प्ले कर रहे हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस अगर नहीं रहते, अगर इसी जो निज़ाम के एक और गारंटर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, वो भी नहीं रहते, तो फिर बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी इस हुकूमत के लिए सर्वाइव करना। लेकिन हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है आईनी तरमीम के ज़रिए इन दोनों जो साहिबान हैं, इनको तोसी देने की, और तीसरे साहब जो कि पूरे निज़ाम को चलाते हैं, उनको भी तोसी देने की। तो ये तमाम तर मामलात इस वक़्त चल रहे हैं। आइंदा हफ़्ता यानी कल का दिन आप कह सकते हैं, या कल से शुरू होने वाला पूरा हफ़्ता काफ़ी थ्रिलिंग हो सकता है। जजेस की जानिब से भी सख्त रिएक्शन की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह मसलहतन खामोश हैं। स्ट्रेटजी किसी और तरफ से चल रही है, इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो सामने आना या मंज़र आम पर आने से पहले कुछ भी कहकर कहना क़बल-अज़ वक़्त है और सख्त रिएक्शन ने ज़रूर आना है। अब तक के लिए इतना ही था। आइंदा हफ़्ता जो है, कल से शुरू होने वाला, उसकी मुसलसल अपडेट से आपको जो है वो आगाह करती रहूँगी। अभी तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।